हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडियन पीपल यूनाइट हुए अगेंस्ट ब्रिटिश रूल और कैसे भारत में नेशनलिज्म बढ़ा। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर का एक रोड मैप देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमें इस चैप्टर को पढ़ना है या कौन कौन से टॉपिक को हमें पहले पढ़ना है, उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इस चैप्टर का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा अराइवल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। सबसे पहले गांधी जी भारत में आते हैं, उसके बाद अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट, गांधी जी कौन कौन से मूवमेंट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग। इसके बाद हम पढ़ेंगे खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे चोरी चौरा इंसिडेंट कि कैसे चोरी चौरा इंसिडेंट होता है, उसमें क्या क्या होता है। उसके बाद गांधी जी का नया मूवमेंट आता है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्टिसिपेंट ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप के कौन कौन से सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेंट किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ नेशनलिज्म की जो नेशनलिज्म है उसकी क्या क्या लिमिटेशन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के बाद आता है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की कैसे भारत को आज़ादी मिली। तो हम रोड मैप तैयार किया है, इसी रोड मैप के अकॉर्डिंग हम हमारे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हम हमारे चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्हाट इज नेशनलिज्म। व्हाट इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या होता है। तो नेशनलिज्म का मीनिंग होता है कि जब हमारे है ना, नेशनलिज्म मीन्स फीलिंग ऑफ यूनिटी, प्राइड एंड लव फॉर आवर नेशन। जब हमारे मन में हमारे देश के लिए फीलिंग, प्राइड और लव फील होता है तो वही क्या कहलाता है, नेशनलिज्म कहलाता है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं और आपको पता है कि इंडिया में डिफरेंट तरह के पीपल्स रहते हैं। जैसे अलग अलग धर्मों को मानने वाले, है ना, अलग अलग धर्म मतलब कोई हिंदू है ना, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है ना, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, है ना। हमारे देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, है ना। किसी कल्चर मतलब जैसे कोई कुर्ता पजामा पहनता है ना, जैसे कोई कुर्ता पहनता है ना, कोई टोपी पहनता है, कोई तिलक लगाता है, कोई नहीं लगाता है ना। तो अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं और अलग अलग रीजन में रहते हैं। जैसे कोई कश्मीर में रहता है ना, कोई कन्याकुमारी में रहता है। तो नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है कि जब डिफरेंट पीपल्स, है ना, अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले और अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग यूनाइट होकर एक साथ अंग्रेजी रूल्स के खिलाफ यूनाइट हुए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं, है ना। कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर और अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग जब एक साथ अपने देश के लिए यूनिटी, प्राइड एंड लव फील करें, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं, है ना। तो कम गेट टुगेदर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो हमारे देश में भी ऐसे ही हुआ, अलग अलग रिलीजियस, लैंग्वेज, कल्चर एंड रीजन में रहने के बावजूद भी हम सब लोग ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट क्या हो गए, एक साथ खड़े हुए, तभी जाकर हमारे देश को क्या मिली, आज़ादी मिली। तो यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी क्रिएटेड इंडियन नेशनलिज्म। तो जो हमारी यूनिटी थी, है ना, अगेंस्ट डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग होने के बावजूद भी जब हम इकट्ठे हो गए किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट, तो उसी को हमने क्या बोला, नेशनलिज्म बोला। तो नेशनलिज्म का मीनिंग समझ में आया। नेशनलिज्म हमें एग्जाम में क्या लिख कर आना है कि नेशनलिज्म मीन्स अ फीलिंग ऑफ यूनिटी, प्राइड एंड लव फॉर वंस नेशन, है ना, नेशन के लिए फीलिंग ऑफ यूनिटी, प्राइड एंड लव, दैट्स कॉल्ड नेशनलिज्म। तो एग्जाम के लिए हमें क्या लिखना है, यह नेशनलिज्म की डेफिनेशन लिखना है। फिर इन इंडिया में कैसे पीपल फ्रॉम डिफरेंट पीपल रहते हैं इंडिया में, अलग अलग रिलीजियस, लैंग्वेज, कल्चर एंड रीजन में रहने के बावजूद भी हम सब ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट क्या हुए, एक साथ खड़े हुए, और यही क्या कहलाता है, नेशनलिज्म
कहलाता है। आ गया समझ में नेशनलिज्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आपको भी पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। क्या इफेक्ट पड़ा? इंक्रीज इन टैक्सेस, हमारे देश में टैक्स इंक्रीज हो गए, है ना। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद जो हमारे देश भारत है वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, इनके ऊपर टैक्स को इंक्रीज कर दिया। और प्राइजेस राइजेस, है ना, जो प्राइस थी चीज़ों की वो क्या हो गई? बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। शॉर्टेज ऑफ फूड का शॉर्टेज भी होने लगा। एंड फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी, और आर्मी में रिक्रूटमेंट करने लगे फोर्सफुली, है ना। कि जैसे कोई गांव में रह रहे युवा है कि चलिए आपको कहाँ जाना है, फौज में जाकर लड़ना है, तो मतलब फोर्सफुली रिक्रूट करने लगे वो किसको? आर्मी में, हमारे देश की सेना को। जबकि हमारे देश का कोई युद्ध नहीं था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन हम क्या थे? कॉलोनी थी किसकी? अंग्रेजों की। तो वो हमारे देश के युवा को फोर्सफुली आर्मी में क्या कर रहे थे? रिक्रूट कर रहे थे। तो जब देखो, अगर हम हमारे देश में रह रहे हैं, अब अचानक से आपका टैक्स बढ़ा दिया जाए, है ना, सारी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती जाए, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना, और फूड का शॉर्टेज भी हो जाए, मतलब फूड की कमी होने लगे, खाने पीने का अकाल पड़ जाए अपने देश में, लोग भूखे मर रहे हो, ऐसी कंडीशन आ जाए, और फोर्सफुली पकड़ पकड़ कर आपको युद्ध में भेज दिया जाए, है ना, जहाँ पर, क्योंकि युद्ध में जाते तो मरते हैं, तो मरने के लिए आपको छोड़ दिया जाए। और साथ में फेमिनाइन एंड एपिडेमिक, मतलब हमारे देश में अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं आया है, फसलें खराब हो गई है, इस तरह से देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। कहाँ पर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जब ऐसी स्थिति हमारे देश की होने लगी तो हमारे देश की जो जनता थी उसके अंदर क्या आ गया? बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, है ना। हमारे देश की जनता क्या हो गई? गुस्से में हो गई, है ना। तो पीपल बिकम एंग्री विथ ब्रिटिश रूल, तो हमारे देश की जो जनता है वो ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एंग्री हो गई। और इसकी वजह से क्या हो गया? हमारा इम्पोर्टेंट वॉर क्रिएटेड इकोनॉमिक एंड सोशल हार्डशिप। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हमारे देश में क्या लेकर आया? इकोनॉमिक एंड सोशल हार्डशिप, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई हमारे देश में। किसकी वजह से? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो हमें एग्जाम में क्या लिख के आना है? इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। की पॉइंट लिखना है, इंक्रीज इन टैक्सेस, राइज इन प्राइजेस, शॉर्टेज ऑफ फूड, फोर्स रिक्रूटमेंट आर्मी एंड फेमिनाइन एपिडेमिक। ये क्या है? हमारे इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इन सब की वजह से रिजल्ट क्या हुआ? पीपल बिकम एंग्री विथ ब्रिटिश रूल, के हमारे देश की जो जनता है वो ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एंग्री हो गई। और इंपॉर्टेंट लाइन क्या होगा? वार क्रिएटेड इकोनॉमिक एंड सोशल हार्डशिप। ऐसे एग्जाम में लिख कर आना है आपको नीचे लाइन में कंक्लूजन में कि वॉर क्रिएटेड इकोनॉमिक एंड सोशल हार्डशिप। जो वॉर है वो क्या क्रिएट कर दिया उसने? इकोनॉमिक एंड सोशल हार्डशिप पैदा करी हमारे देश में। तो ये था हमारा इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। आ गया समझ में? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अराइवल ऑफ गांधी, है ना। अब गांधी जी हमारे देश में एंट्री होती है, कब होती है? 1915 में, है ना। गांधी जी कब आते हैं हमारे देश में? 1915 में। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी कहीं विदेश में रहते थे, है ना, या विदेश में पैदा हुए थे। गांधी जी हमारे देश के थे, लेकिन वो 1893 में कहाँ चले गए थे? साउथ अफ्रीका चले गए थे। कहाँ चले गए थे गांधी जी? साउथ अफ्रीका चले गए थे। क्यों गए थे वो? है ना, उनका कोई क्लाइंट था, उनका केस लड़ने के लिए गए, क्योंकि गांधी जी किसकी पढ़ाई की थी उन्होंने? बैरिस्टर थे, वो वकील थे। तो वकील का काम क्या है? अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ने का। तो ऐसे ही गांधी जी नॉर्मल पीपल थे, है ना, वो भी क्या गए थे? वकालत करके आए थे। तो वो अपना केस लड़ने कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे, है ना। वो उनका, है ना, निजी केस था, मतलब कोई क्लाइंट था उनका, उन्होंने बुलाया था कि आप आइए और साउथ अफ्रीका में आके हमारा केस लड़िए। तो गांधी जी 1893 में कहाँ चले गए थे? साउथ अफ्रीका चले गए थे। अब 1 साल तक उन्होंने उनका केस लड़ा और केस जीत भी गए। उसके बाद जब वो लौट रहे थे भारत, तो वो एक ट्रेन में बैठे, फर्स्ट क्लास की टिकट लेके, जैसे फर्स्ट एसी रहती है अपने ट्रेन में, ऐसे ट्रेन में फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर बैठे। तो एक अंग्रेज आया और उसने उनको लात देकर उस ट्रेन से बाहर निकाल दिया गांधी जी को। तो गांधी जी को इस बात पर गुस्सा आया, है ना, कि भाई आप ऐसे कैसे हमें निकाल सकते हो? किस बात से? कि आप हिंदुस्तानी हो और आप काले हो, है ना। मतलब क्या कर रहे हैं वो? डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि हम गोरे हैं तो सिर्फ हम ही
ट्रेन के फर्स्ट क्लास में बैठ सकते हैं, आप काले लोग ट्रेन के फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते। तो गांधी जी ने बोला कि अगर मैं नहीं बैठ सकता था तो मुझे टिकट क्यों दिया आपने, है ना। गांधी जी ने बोला कि अगर हम काले हैं या हिंदुस्तानी हैं और अगर हम ट्रेन के फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते तो फिर आपने हमें टिकट क्यों दी, है ना। तो गांधी जी ने ये केस लड़ा फिर कहाँ, लंदन की कोर्ट में जाकर, है ना। जिसने उनको मारा था या भगाया था ट्रेन से, वहाँ जाकर उन्होंने केस लड़ा और वो केस जीत भी गए। लेकिन वहाँ से उनको आइडिया आया कि जैसे मेरे साथ हुआ है ऐसा हमारे देश के और भी लोगों के साथ यहाँ पर बुरा हो रहा होगा। तो वो लगभग 20 साल तक, कितने साल तक, 20 साल तक साउथ अफ्रीका में भारत के रहने वाले जो लोग थे जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, उनके लिए वो साउथ अफ्रीका में लड़े। और 20 साल लड़ने के बाद 1915 में वो कहाँ आए, भारत में आए, है ना। और भारत में आए तो भारत में क्यों आए, क्योंकि उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने उनको भारत बुलाया था कि आप आओ और यहाँ के गाँव में जाओ, शहरों में जाओ, वर्कर्स को देखो, किसानों को देखो, उनकी स्थितियाँ बहुत खराब है। तो गांधी जी 1 साल तक 1915 से 1917 तक पूरे भारत में घूमे, उन्होंने देखा कि कैसी स्थितियां हैं। तो गांधी जी के आइडिया, अब हमें एग्जाम में क्या लिखना है, गांधी आइडिया। तो गांधी जी के क्या आइडिया थे आपको पता है, ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, यही उनके आइडिया है ना। गांधी जी किस में विश्वास रखते थे, सत्य में विश्वास रखते थे और अहिंसा में विश्वास रखते थे। और उनका जो मोस्ट पावरफुल वेपन्स था वो क्या था, सत्याग्रह था। गांधी जी का हथियार क्या था, सत्याग्रह था। वो भी कैसे, पीसफुल तरीके से, है ना, शांतिपूर्वक ही वो क्या करते थे, सत्याग्रह करते थे। तो हमारा क्वेश्चन भी आता है मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह होता क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। तो सत्याग्रह क्या होता है बेटा, पीसफुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ, है ना, शांतिपूर्वक तरीके से जो हम प्रोटेस्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सत्याग्रह बोलते हैं। तो सत्याग्रह की डेफिनेशन क्या हो गई, पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। तो गांधी बिकम लीडर ऑफ इंडियन मास मूवमेंट, और इस तरह से गांधी जी इंडियन मास मूवमेंट के क्या बन गए, लीडर बन गए। आया समझ में। तो ये थी गांधी जी की थोड़ी सी डिटेल, अगर आती है तो अपने को ये लिखना है ना। क्या क्या लिखना है कि महात्मा गांधी इंडिया में कब आए, 1915 में। अगर गांधी से आइडिया भी पूछे जा सकते तो गांधी जी के आइडिया क्या थे, ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। और सत्याग्रह क्या होता है, पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, है ना। और इस तरह से गांधी जी क्या बन गए, मास मूवमेंट के लीडर बन गए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। अब देखो गांधी जी 1 साल तक, है ना, पूरे भारत में घूमे, उन्होंने स्थिति देखी किसानों की, मजदूरों की, सबकी। फिर उन्होंने, है ना, सोचा 1917 में वो कहाँ गए, ये उनको बुलाया गया था, कहाँ पर, चंपारण में। चंपारण कहाँ पर है, बिहार में, है ना। बिहार के चंपारण में जो किसान थे उनके लीडर ने गांधी जी को बुलाया कि आप आइए यहाँ पर, हमारे यहाँ के किसानों को, है ना, परेशान किया जा रहा है या वो परेशान है ना। तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है मैं आता हूँ, है ना। तो गांधी जी गए कहाँ पर, चंपारण में गए। कब गए वो, 1917 में। तो इसीलिए सत्याग्रह का नाम भी क्या बढ़ गया, चंपारण सत्याग्रह। ये सत्याग्रह क्यों हुआ था, अगेंस्ट इंडिगो फार्मिंग, है ना। ये सत्याग्रह क्यों हुआ था, चंपारण सत्याग्रह अगेंस्ट इंडिगो फार्मिंग। इंडिगो फार्मिंग क्या होती है बेटा, नील की खेती, है ना। नील होती है, नील मतलब जो कलर आता है अपने कपड़ों में, है ना। तो ये जो कलर बनते हैं वो सब किससे बनते हैं, नील से बनते हैं। तो इसकी खेती के अगेंस्ट ये सत्याग्रह किया गया था। इस खेती में क्या था, एक 3 कथिया, है ना, 3 कथिया कानून था। इसमें क्या था, 3/20 भाग में आपको नील की खेती करना जरूरी है या कंपलसरी है। ये कानून किसने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था। किसके लिए बनाया था, जो चंपारण में रहने वाले किसान हैं उनके लिए उन्होंने एक कानून बनाया। क्या कानून बनाया, 3 कथिया कानून। इसमें क्या था कि 3/20 भाग में, मान लो आपके पास 20 बीघा जमीन है या 20 एकड़ जमीन है, उसमें से 3 एकड़ जमीन में आपको नील की खेती करना कंपलसरी है। ऐसा कानून बनाया था उन्होंने। तो इस कानून के अगेंस्ट गांधी जी ने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था कि ये जो कानून है ये गलत है, आप किसानों को फोर्स नहीं कर सकते नील की खेती करने के लिए। अब इसमें एक तो वो नील की खेती करा रहे हैं,
फिर किसानों से वो सस्ते दामों में नील ले लेकर, है ना, विदेशों में बेच रहे हैं। तो अंग्रेज तो कमा रहे थे मुनाफा और किसानों को हो रहा था लॉस, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम नील की खेती करें या इंडिगो फार्मिंग करें। लेकिन उनसे फोर्सफुली इंडिगो फार्मिंग, है ना, कितनी जगह में कराई जा रही थी, 3/20, है ना, 3/20 हिस्से में उनसे फोर्सफुली इंडिगो फार्मिंग कराई जा रही थी। तो ये जो प्लेस था क्या था, चंपारण बिहार था। तो प्रॉब्लम क्या था बेटा, फार्मर वे आर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, है ना। तो हमें एग्जाम के लिए क्या करना है कि जो सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, 1917 में, है ना। किसके अगेंस्ट हुआ था, अगेंस्ट इंडिगो फार्मिंग, है ना। कहाँ पर हुआ था, चंपारण बिहार में। प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर कि फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था इंडिगो की फार्मिंग के लिए। तो गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, स्टार्टेड सत्याग्रह, क्योंकि गांधी जी का हथियार क्या था, सत्याग्रह था। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दिया, अपना सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। और रिजल्ट क्या हुआ, ब्रिटिश एक्सेप्ट फार्मर डिमांड। और रिजल्ट ये हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने किसानों की मांग को पूरा कर दिया। जो किसानों ने डिमांड की थी उस डिमांड को पूरा करने पड़ा। तो इम्पोर्टेंस क्या निकला, फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन इंडिया। तो ये भारत का पहला सत्याग्रह था जो सक्सेसफुल हुआ, या गांधी जी का भी ये फर्स्ट सत्याग्रह था और सक्सेसफुल सत्याग्रह हुआ। आया समझ में। तो ये कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। इसमें क्या याद रखना आपको की पॉइंट, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में। क्यों हुआ था, अगेंस्ट इंडिगो फार्मिंग। कहाँ पर हुआ था, चंपारण बिहार में। क्या प्रॉब्लम थी किसानों की, तो फार्मर्स वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था इंडिगो की खेती के लिए। गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, क्या एक्शन ली, स्टार्टेड सत्याग्रह। रिजल्ट क्या हुआ, ब्रिटिश एक्सेप्ट फार्मर डिमांड, ब्रिटिश ने फार्मर्स की डिमांड को एक्सेप्ट कर ली। और लास्ट में फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन इंडिया, और ये भारत का पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह कहलाया। आया समझ में। तो ये की पॉइंट है जो आपको एग्जाम में लिखकर आना है। अब गांधी जी का नेक्स्ट सत्याग्रह देखते हैं हम। गांधी जी का नेक्स्ट सत्याग्रह क्या था, खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा मतलब एक जगह का नाम है। खेड़ा भी कहाँ पर है आपका, गुजरात में है ना। खेड़ा कहाँ पर है, गुजरात में है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में। ये किसके अगेंस्ट था, टैक्स कलेक्शन, है ना। खेड़ा सत्याग्रह किसके अगेंस्ट था, टैक्स कलेक्शन। क्या हो रहा था, किसानों की फसल खराब हो गई थी यहाँ पर, है ना। किसानों की फसल खराब हो गई थी और उनसे फोर्सफुली टैक्स लिया जा रहा था, है ना। उनसे क्या लिया जा रहा था, टैक्स। अब जो गरीब किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे उनसे उनकी जमीन छीन ली जा रही थी, है ना। इन्होंने क्या किया, जमीन छीन ली, है ना। गरीब किसानों की जमीन छीन ली। उनके जो मवेशी थे, है ना, गाय बकरी भैंस जो भी थे उनको भी छीन लिया गरीब किसानों से। तो गरीब किसान क्या कर रहे थे, आंदोलन करना चाह रहे थे, है ना। वो भी क्या कर रहे थे, सत्याग्रह करना चाह रहे थे कि भाई जब हमारी फसलें खराब हो गई तो हम टैक्स कहाँ से दें, है ना। हमें टैक्स में क्या चाहिए, रिलैक्स चाहिए। तो कहाँ पर हुआ था ये, खेड़ा। प्रॉब्लम क्या थी, क्रॉप फेलियर एंड फेमिनाइन। वहाँ पर क्या था, अकाल पड़ा हुआ था और फसलें खराब हो गई थी, है ना। क्या आ रहा था, अकाल पड़ा हुआ था और फसलें खराब हो गई थी। किसानों की डिमांड थी, फार्मर वांटेड टैक्स रिलैक्सेशन। किसान यहाँ पर क्या चाह रहे थे कि हमें टैक्स में रिलैक्सेशन मिले। तो रिजल्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्सेस। तो यहाँ पर भी सरकार ने टैक्स में रिड्यूस कर दिया या टैक्स को कम कर दिया। यहाँ पर भी गांधी जी ने अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया। तो सरकार को लास्ट में गांधी जी के सामने झुकना पड़ा और किसानों का जो टैक्स था उसमें उनको रिलैक्सेशन देना पड़ा। तो ये क्या था, पिजन यूनाइटेड अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी। तो ये दूसरा सत्याग्रह था और इसमें जो किसान थे वो इकट्ठे हो गए, सब यूनाइट हो गए, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट। तो इसमें क्या क्या याद रखना पड़ा, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में, है ना। किसके अगेंस्ट हुआ था ये, अगेंस्ट टैक्स कलेक्शन ये हुआ था। कहाँ पर हुआ था, खेड़ा, गुजरात में। प्रॉब्लम क्या थी किसानों की कि किसानों की फसल खराब हो गई थी, अकाल पड़ा हुआ था। किसानों की डिमांड क्या थी कि हमें टैक्स में रिलैक्सेशन मिले। रिजल्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्स, गवर्नमेंट ने टैक्स में रिड्यूस कर दिया या उनका टैक्स कम कर दिया और जिन जिन की भी ज़मीन छीनी थी उनको उनकी ज़मीनें वापस लौटा दी, है ना। तो और इस सत्याग्रह से क्या फ़ायदा हुआ,
कि पीजेंट यूनाइटेड अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी, कि जो किसान थे वो सब एक साथ आ गए ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट या ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ। ठीक है, अब हम गांधी जी का नेक्स्ट सत्याग्रह देखते हैं। गांधी जी का नेक्स्ट सत्याग्रह है अहमदाबाद स्ट्राइक मिल, है ना, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये गांधी जी का थर्ड सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये सत्याग्रह भी कब हुआ? 1918 में हुआ, है ना। खेड़ा सत्याग्रह भी कब हुआ था हमारा? 1918 में हुआ था। ये सत्याग्रह भी कब हुआ? 1918 में हुआ। इस सत्याग्रह में क्या प्रॉब्लम थी? वर्कर्स डिमांडेड हायर वेजेस। जो मजदूर थे, वर्कर्स थे, वो डिमांड कर रहे थे कि हमारी इनकम बढ़ाइए। क्या डिमांड कर रहे थे? कि हमारी इनकम को बढ़ाइए। कौन डिमांड कर रहे थे? वर्कर्स। क्या हुआ था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, है ना, तो उसमें टैक्सेस बढ़ गए थे, सभी चीज़ों के दाम भी बढ़ गए थे, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो लोगों के खर्चे भी ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन उनकी सैलरी तो बढ़ नहीं रही थी, है ना। तो इसलिए वर्कर बोल रहे थे कि हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, तो आप एक काम कीजिए। किसको बोल रहे थे? वो जो मिल के ओनर थे, है ना, जो मिल मालिक रहते हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक रहते हैं, उनको वो बोल रहे थे कि आप प्लीज़ हमारा वेजेस बढ़ा दीजिए, हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। तो वर्कर्स डिमांड कर रहे थे। कौन? वर्कर क्या डिमांड कर रहे थे? कि हमारी सैलरी आप 50% बढ़ा दीजिए। और जो मिल ओनर थे, मिल ओनर क्या बोल रहे थे? कि हम आपकी सैलरी कितनी बढ़ाएंगे? 20% बढ़ाएंगे, है ना। मिल ओनर ने बोला कि ठीक है हम बढ़ाते हैं। वर्कर्स कितनी डिमांड कर रहे थे? 50% की। और मिल ओनर क्या बोल रहे थे? कि हम कितनी बढ़ाएंगे? 20% बढ़ाएंगे। तो वर्कर्स ने बोला कि 20% में हमारा काम नहीं हो पाएगा, आप हमारी कितनी बढ़ाइए वेजेस? 50% बढ़ाइए। तो गांधी सपोर्ट, तो गांधी जी ने उनका सपोर्ट किया, है ना। गांधी जी फिर आए। गांधी जी का एक ही हथियार था, क्या था? सत्याग्रह। लेकिन ये जो सत्याग्रह किया उन्होंने, हंगर स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट, ये गांधी जी का पहली भूख हड़ताल बोल सकते हो। यहाँ पर वो गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए कि आप जब तक मजदूरों की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, है ना, हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे या हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो ये गांधी जी का क्या था? हंगर स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट था, है ना। वर्कर्स की क्या डिमांड थी? 50%, है ना। मिल ओनर क्या देना चाह रहे थे? 20% देना चाह रहे थे। तब रिजल्ट क्या हुआ? वर्कर रिसीव्ड वेजेस इंक्रीज। अब यहाँ पर वर्करों का वेजेस इंक्रीज कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने, है ना, सत्याग्रह किया। वो भी कौन सा था? हंगर स्ट्राइक। तो मिल ओनर ने सोचा कि इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो, हम इनका क्या कर देते हैं? वेजेस बढ़ा देते हैं। तो मिल ओनर ने कितना वेजेस बढ़ाया? इनका 35% वेजेस बढ़ाया। कितने परसेंट वेजेस बढ़ाया? 35% वेजेस बढ़ाया। डिमांड क्या थी? 50% की। मिल ओनर देना क्या चाहते थे? 20%, है ना। अब दोनों में समझौता हुआ कि ठीक है ना तुम्हारी ना हमारी। जैसे हम कपड़े खरीदने जाते हैं मार्केट में, है ना, तो दुकानदार हमें बताता है 1200, अपन बोलते हैं कि 600, तो दुकानदार बोलता है कि ना आपके ना मेरी एक काम कीजिए 800 रुपये आप दे दीजिए, 900 रुपये आप दे दीजिए। तो ऐसे ही यहाँ पर मजदूरों का और मिल ओनर का हुआ, है ना। मिल ओनर बोल रहे थे कि आप 20% ले लीजिए, मजदूर बोल रहे थे कि हमें 50% चाहिए। और लास्ट में रिजल्ट क्या निकला? गांधी जी ने बोला कि चलो ठीक है 35% में ख़त्म करते हैं, ना आपकी ना इनकी, ये भी खुश और आप भी खुश, आपको भी ज़्यादा नुकसान नहीं और मजदूरों को भी जो महंगाई बढ़ी है उसमें उनका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो कितना परसेंट बढ़ा? फिर 35% इंक्रीज हो गया। तो इम्पोर्टेंस क्या था बेटा? गांधी कनेक्टेड विथ वर्कर्स। देखो इससे जो पहले सत्याग्रह था कौन सा? खेड़ा और चंपारण, उसमें गांधी जी किससे कनेक्ट हुए थे? किसानों से कनेक्ट हो गए। इस सत्याग्रह में गांधी जी किससे कनेक्ट हो गए? वर्कर से कनेक्ट हो गए। अब गांधी जी सभी लोगों से कनेक्ट हो गए, मतलब वर्कर भी उनके साथ हो गए, किसान भी उनके साथ हो गए। अब गांधी जी क्या बन गए? हीरो बन गए, है ना। अब हीरो की तो सभी सुनते हैं। तो फिर गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया, और वो बड़ा आंदोलन कौन सा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो हम आगे उसको पढ़ेंगे।